मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे साथियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी से मिल रहा हूं मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज का भी खास दिन है 11 अप्रैल, यानी महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और कहें कि प्रतिभाओं के धनी थे। इनसे काफ़ी हम प्रेरित होते हैं। तो इन्हीं की विद्वता के उपलक्ष्य में अपने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। तो इनके काफ़ी योगदान रहे, समाज सुधारक के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रसिद्ध लेखक के तौर पे भी है, उन्होंने काफ़ी अच्छा समाज सुधारक के तौर पे काम किया है। तो इनसे कुछ इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, तो समझिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर ज़रूर करें। जैसे कि आपको पता होगा, महात्मा ज्योतिराव फुले, गोविंदराव फुले इनके फादर्स थे, जो इनके साथ इनका नाम जुड़ता है। इनका जो जन्म है वो 11 अप्रैल 1827 को पुणे के अंतर्गत हुआ था। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो ये भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, एक समाज सेवी के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक दार्शनिक, एक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। इन्हें महात्मा फुले कहने का मतलब है कि महात्मा, महान आत्मा, तो इसी का एक संस्करण इनके नाम से जुड़ता है। और फुले क्योंकि ये एक माली जाति से थे, तो माली जाति का जो इनके उस समय जो व्यवसाय होता है वो फूल बेचने का होता था। इन्हीं की वजह उन्हें फुले नाम से ज्वाइन किया गया। और इस तरह से महात्मा और फुले को जो मिलाते हैं तो नाम बन जाता है ज्योतिबा फुले। क्या बन जाता है? ज्योतिबा फुले, जो हृदय की गहराइयों में समा जाता है। और जैसे कि मैं आपको बात करूं तो इन्होंने 1873 के अंतर्गत, आप ध्यान रखिएगा, महान पुस्तक जो लिखी थी, जिसका आप सभी को पता होगा, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज। और इसी प्रेरणा, इसी बुक की वजह से काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं ये। महिलाओं व पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देने के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्योंकि उस समय क्या होता था कि ज़्यादा हाई प्रोफाइल कैटेगरी के या उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इन्होंने समाज में सुधार का बेड़ा उठाया। और ये बहुत ही, कहते हैं ना कि शिक्षा सर्वोत्तम दान होता है। तो उनके मन में और उनके जीवन का यही एक लक्ष्य था कि मैं शिक्षा हर वर्ग तक पहुँचाऊँ। और वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित जो विभाजन था, यानी जातिवाद कहें तो, और जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, उनके विरोधी थे। वो कहते थे समाज समरसता से आगे बढ़ता है। तो इनका एक उद्देश्य, मूल उद्देश्य ये था कि स्त्रियों को, इनकी स्थिति सुधारने के लिए स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। और इनके समक्ष, यानी जो समाज में इनके लिए जो भेदभाव स्थिति हो रही है, जैसे इन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया उस महिलाओं को, ठीक है। इसके अलावा कहें कि बाल विवाह है वो उस समय हो रहा था, तो उनको उन्होंने कहा कि ये एक महिलाओं के साथ एक कहने की बहुत बुराई है जो उनके साथ जुड़ी हुई है। तो उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, पुनर्विवाह का समर्थन किया। और इसके खुद उन्होंने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल के रूप में काफ़ी अच्छे कार्य करके बताए समाज को। तो फुले समाज की एक व्यवस्था थी कि वह एक अच्छा कार्य करना चाहते थे। तो कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना इनका लक्ष्य रहा था। अपना संपूर्ण जीवन स्त्री को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को उनके जो हक और अधिकार था उन्हें प्रदान करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि 19वीं सदी की अगर आसपास बात करें तो महिलाओं को शिक्षा देने का कोई ट्रेंड नहीं था, या हम कहें कि बिल्कुल देने का ऐसा एक था ही नहीं कि भाई इनको शिक्षा दी जाए, कि ये इनको पढ़ने का क्या मतलब है। ऐसा वातावरण था उस समय। यानी आज के समय आप अगर समाज में किसी महिलाओं को, या कहें कि किसी अपने किसी बच्ची को, या किसी ऐसे समाज के अंदर अधिकृत, या कहें कि समाज में अगर आपको कहा जाए कि आपको महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाना है, उन्हें पढ़ाना है, तो आज के समय में काफ़ी सोच लग जाते हैं। लेकिन आज का समय काफ़ी एडवांस हो गया। तो उन्होंने उस समय महिला शिक्षा का एक भार, एक बेड़ा उठाया कि मैं उसको सफल करूंगा। क्योंकि पता है कि जैसे आप कहा जाता है ना कि एक बच्ची पढ़ेगी तो 3 पीढ़ी तरेगी, तो ये आज कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय ये हकीकत में इसको अपनाया भी था। तो जैसे मैं कुछ चीज़ें और आपसे शेयर करूं तो आप ध्यान रखिएगा कि फुले महिलाओं को स्त्री पुरुषों से भेदभाव से बचाना चाहते थे। ये कहते थे कि भाई सभी सम्मानजनक स्थिति में जिए, सब मानव होने के नाते सभी बराबर होने चाहिए। तो उन्होंने कन्याओं के लिए भारत में देश की पहली पाठशाला पुणे में स्थापित की थी 1848 में। ये काफ़ी मतलब कहना एक बहुत ही साहस भरा कार्य था। क्योंकि उस समय इनको काफ़ी तिरस्कार, काफ़ी तरह से उन्हें समाज के
कुछ रूढ़िवादियों के द्वारा उनका कहना कि तिरस्कार किया गया। कहने का मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया, लेकिन उनके इस कार्यों के पीछे अगर देखा जाए तो उन्हें समाज के काफ़ी तिरस्कार सहने पड़े। कुछ उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा इन्हें काफ़ी तरह की यातना या भेदभाव इनके साथ किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि लक्ष्य के लिए डटे हैं तो डटे रहना ही जरूरी होता है। तो इनके जो ये प्रयास थे, इन्हीं को अब जब हम आगे आज के समाज में देखते हैं तो हमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है कि समाज के एक सामान्य आदमी ने कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य किया है। और जब उनको हम देखते हैं तो इनके पीछे इनकी पत्नी जिनको आप सभी वाकिफ होंगे, सावित्रीबाई फूले, यानी बिल्कुल आप सभी को पता हो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका के तौर पे भी जानी जाती है, और इन्होंने महिला शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित किया था। और बिल्कुल ये अपने पति के साथ साथ रहे, और साथ साथ रहने का मतलब हर कदम पे, और जो कार्य उनको दिया गया वो पूर्णतः किया। एक पतिव्रता धर्म और शिक्षा के प्रति समर्पित प्रतिमूर्ति के रूप में सावित्रीबाई फूले को भी याद किया जाता है। और ये इनकी जो धर्मपत्नी, इन्होंने खुद मतलब सावित्रीबाई को भी इन्होंने ही शिक्षित किया था, और सावित्रीबाई ने फिर आगे महिला शिक्षा के प्रति अपना जीवन है वो समर्पित करने में पूरा योगदान दिया था। मैं उनके जीवन से जुड़े कुछ और पहलुओं को आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जब 1 साल के थे तभी इनकी माताजी हैं वह गुजर गई थी। तो ये उस समय पुणे से सतारा के अंतर्गत जो वहाँ का इलाका था वहाँ पर ये रहते थे। तो इनको शुरुआत में अध्ययन का मौका नहीं मिला, यानी कैसे कि स्कूल ज्वाइन की, लेकिन उन्हें किसी कारण स्कूल छोड़नी पड़ी, क्योंकि शुरुआत में मराठी स्कूल मतलब वहाँ का इलाका था, वहाँ पर ये अध्ययन करते थे, लेकिन बीच में इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो जब वे 21 वर्ष के थे तब उन्हें वापस पढ़ाई करने का मौका मिला, और अंग्रेजी स्कूल में उन्होंने 7वीं तक का अध्ययन किया। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो इनकी लाइफ में एक बहुत ही सुनहरा अध्याय लिखा जाता है सावित्रीबाई फूले के द्वारा, जो 1840 में इनकी धर्म संगिनी यानी धर्मपत्नी के साथ उनके साथ जुड़ जाती है, और समाज सेविका के रूप में आज भारत की महिलाओं के प्रति प्रेरणा स्रोत के रूप में जानी जाती है। तो इन के द्वारा दलितों और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ने यानी पति पत्नी ने मिलकर जो साहस का कार्य और जो कर्मठ होकर कार्य किया है, उनको जग जानता है, उनके कार्यों को जग जानता है। तो इनके कार्यों की जैसे मैं कुछ एक बात बताऊं तो अभी जैसे मैंने बताया था कि इनके द्वारा महिला शिक्षा के प्रति महत्वपूर्ण कार्य के दौरान ही एक शिक्षा शिक्षण संस्था यानी महिला शिक्षा विद्यालय की यानी महिला बालिका विद्यालय की शुरुआत की थी 1848 से। फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने 1851 और 52 तक के बीच में भी काफ़ी स्कूल खोले थे। अब हम बात करते हैं कि जब इनके इन्हीं कार्यों की बदौलत इनको समाज में आज याद किया जाता है, इनके इन्हीं प्रयासों को आज हम गौरवपूर्ण रूप में याद करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण हैं वो विद्यालय खोले थे बालिका शिक्षा के लिए। और इसके संदर्भ में अगर आपको बताया जाए तो एक दिन ध्यान रखिएगा कि इनको ये क्या था कि उस समय देखो रूढ़िवादी मामला था, तो ये जो कार्य कर रहे थे तो कुछ उच्च वर्ग लोगों को पसंद नहीं आया। उनके पिता को समाज के लोगों के द्वारा दबाव दिया गया कि आपके पति मतलब आपके जो बेटे हैं और जो बहू हैं वो हमारे लिए सही नहीं करे, हम चाहते हैं कि ये यहाँ से निकल जाए, यहाँ पे स्कूल बंद कर दे। लेकिन इनका काम था कि समाज सुधार करना। तो इनके पिता कहे के बावजूद भी ये अपने कार्य के प्रति नहीं भटके नहीं अड़िग रहे। तो फिर इन्हीं कार्यों के बदौलत इन्हें अपने परिवार से दूर होना पड़ा, क्योंकि जो कार्य कर रहे थे समाज के द्वारा, समाज के कुछ रूढ़िवादियों के द्वारा इन्हें पसंद नहीं किया गया। तो उन्हें घर छोड़ना मुकम्मल समझा गया, लेकिन अपने कार्य को नहीं छोड़ा। तो इसी बदौलत उन्होंने आगे जाकर 3 महिला बालिका शिक्षा विद्यालय खोले। और अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता होगा कि ये निर्धन परिवार में थे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इन्होंने अनाथालय की स्थापना भी की थी, और जो विधवा विवाह है इनको प्रोत्साहन दिया था, और समाज में उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उनके प्रति काफ़ी अच्छे कार्य के रूप में इन्होंने अपना जीवन दिया था। इसी बदौलत आपको बताया कि एक जो विधवा थी उनसे एक पुत्र जन्म हुआ था उन्हीं के अनाथालय में। तो वो विधवा थी उनको समाज में इनको अनाथालय में उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई उनके मान लीजिए उस महिला के पति गुजर गए और वो गर्भवती थी, तो उनके बच्चे को इन्होंने अपना नाम दिया। और यही जो महात्मा ज्योतिराव फूले का जो पुत्र था ये दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता है, जिसको यशवंत राव करके नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, और इनको महात्मा
कब से जाना जाने लगा? तो 1888 की हम बात करें तो वो समाज के संदर्भ में जब वहाँ पर कहने का मतलब समाज के सामने रूबरू हो रहे थे एक महान कहने एक सभा के अंतर्गत, तो इस महान विशाल सभा में उनके सहयोगी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी या महात्मा से संबोधित किया था। तो ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना भी विवाह संस्कार आरंभ करवाए थे, क्योंकि उस समय ये जो उच्च वर्ग थे इनका काफ़ी बोलबाला था। इस वजह से इन्होंने समाज में स्वहित और सबके हित के लिए व्यवस्था की और खुद मुंबई उच्च न्यायालय से उन्हें ये मान्यता भी मिली। उन्होंने गुलामगिरी भी एक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा तृतीय रत्न जो एक पुस्तक थी वो भी काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी इनकी एक और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और एक और बात करें इनकी पुस्तकों में तो राजा भोसले का पखड़ा ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंतर्गत थे तो उनके राजाओं से संबंधित ये पुस्तक थी। इसके अलावा समाज सुधार के रूप में अछूतों की कैफियत और इसके अलावा महात्मा गांधी उसके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने इन्हें एग्रीकल्चर एक्ट पास करवाया था। यानी इन्हीं के संघर्ष की वजह से, क्योंकि किसान हितैषी नेता थे, पहले किसान हितैषी नेता थे, तो इन्हीं की बदौलत इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट है वो पारित किया था। और धर्म समाज और परंपराओं को सत्य के सामने लाने हेतु इन्होंने ये महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। और ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें स्त्री को शिक्षा प्रदान करने के महान कार्य के कारण तत्कालिक ब्रिटिश सरकार ने स्त्री शिक्षण के आद्य जनक यानी आधुनिक जनक के गौरव के रूप में इन्हें याद करवाने के यानी इनको याद भी करवाया था, इनको सम्मान भी दिया था। तो कुछ चीज़ें मैंने आपसे जो शेयर करी है वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इनकी एक लाइन थी जो आज की हम इस क्लास को और इस प्रेरणा भरी इस क्लास को हम समाप्त करने से पहले मैं अंतिम में दो शब्द कहना चाहूँगा अपने महात्मा ज्योतिराव फूले की और शिक्षा के प्रति और समाज के बदलाव और अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित करने के उपलक्ष्य में। तो सुनिए कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना सिद्ध गया, गति बिना सिद्ध गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। तो इसका मतलब विद्या के बारे में इन्होंने ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वो दो सब मतलब कहे कि दो महत्वपूर्ण इनकी जो बातें हैं वो आज अमर हो गई इनकी ये बातें। तो बिल्कुल इनकी इस प्रेरणादायी जीवन से आप अगर प्रेरित हुए हैं तो बिल्कुल अपने इन विचारों को आप आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दोबारा मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।